नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है और झारखंड टेट के क्लासेस में आप सभी का ग्रांड वेलकम है, जहां पे हम लोग एसएसटी को कंप्लीट करने वाले हैं। और हमारा कह सकते हैं एसएसटी पे सबसे ज्यादा जोर है कि एसएसटी को जल्द से जल्दी कंप्लीट किया जाए। और एसएसटी का जो मेजर सब्जेक्ट होता है ना, आपका हिस्ट्री और पॉलिटी, और इंटरेस्टिंग भी होता है। मेजर सब्जेक्ट भी है और इंटरेस्टिंग पेपर भी आता है, और यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसलिए सबसे पहले हम लोग यहां से जितने भी एमसीक्यू अब तक आए हैं किसी भी टेट एग्जाम में, चाहे वो आपका यूपी टेट हो, बिहार टेट हो, एमपी टेट हो, है ना, किसी भी राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो भी प्रश्न अब तक आए हैं, हम लोग उन सभी को उठा के जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट में है, उन्हीं सभी प्रश्नों को शामिल करें। अभी हम लोग फिर से आज हिस्ट्री और पॉलिटी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे विथ डिटेल डिस्कशन। इसको सिर्फ आप प्रैक्टिस सेट ना समझें, बल्कि ये आपका एक कह सकते हैं सेशन है, क्लास का सेशन है, जहां पे आप लेक्चर्स भी साथ साथ हो रहा है और एमसीक्यू भी साथ साथ ही हो रहा है। तो चलिए पहला प्रश्न आप सभी के लिए, और देखिए आपका कौन है, मूल अधिकार। मूल अधिकार आप समझ रहे हैं, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट आपके संविधान में कौन से भाग में है? भाग 3 में। जो हमारे संविधान में 22 भाग है, वहां पे भाग 3 में हमारा क्या है, क्या है भाग 3 में? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। तो यही हमारा आज का कर सकते पहला प्रश्न इसी टॉपिक से है। प्रश्न को पढ़ें आप। निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? हमारे संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? वर्तमान में 6 हैं। वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? 6। पहले कितने थे? पहले थे 7। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था संविधान, उस समय 7 था, लेकिन 7वां मूल अधिकार को हटा लिया गया है। वो क्या था? संपत्ति का अधिकार। 7वां मूल अधिकार क्या था? संपत्ति का अधिकार, उसको खत्म कर दिया गया है। संपत्ति वाला जो मूल अधिकार था ये अभी नहीं है, इसलिए वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? 6। तो डॉक्टर अंबेडकर ने इन 6 मूल अधिकारों में से एक मूल अधिकार को कहा था यही तो संविधान का हृदय है और संविधान का आत्मा है, यानी वो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा मूल अधिकार है। कौन है? क्षमता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था यही हमारा संविधान का हृदय और आत्मा है। संविधान का हृदय और आत्मा किसको कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो कौन कौन से मूल अधिकार हैं आप इसे देख लें। ये हमारे 6 मूल अधिकार हैं, ठीक है, ये हमारे 6 मूल अधिकार है। क्षमता का अधिकार, इधर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। आर्टिकल को भी आप याद करते चले, मैं थोड़ा आर्टिकल लिख देता हूं, कितना से कितना तक में कौन सा मूल अधिकार है आपका। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, आर्टिकल 14 से 18 तक समता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है? आर्टिकल 19 से लेकर 22, ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार आर्टिकल 23 एंड 24, ये दोनों हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके बाद यहां पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमारा है 25 से लेकर 28 तक। इसके बाद संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये हमारा 29 एंड 30। और जो मैंने कहा कि संपत्ति का अधिकार पहले था, यहीं पर था आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार, जो कि अभी डिलीट हो गया है, उसको हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार जो था वो हटा दिया गया है। कभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे क्यों हटाया गया, इसको हटाने के पीछे क्या रीजन था। पॉजिटिव रीजन ही था, है ना, इसलिए इसको हटा दिया गया। और इसके बाद आर्टिकल 32 हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 32 ये हमारा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसी को डॉक्टर अंबेडकर साहब ने क्या कहा? ये हमारे संविधान की आत्मा है, संविधान का हृदय है। क्यों कहा? क्योंकि इतने सारे आपको मूल अधिकार दिए गए हैं, अगर सरकार मूल अधिकारों का हनन करती है तो आपके पास कुछ उपाय तो होने चाहिए ना। अधिकार मिले और फिर अधिकारों को छीन ले तो आप प्रोटेक्ट कर पाए, तभी तो अधिकारों का महत्व है। आप यहां अगर इतने सारे अधिकार दिए और सरकार ने अधिकार का संविधान ने अधिकार दिए, और सरकार अगर उससे आपको कभी वापस छीन लेती है कोई सरकार, तो फिर क्या मतलब रहा? कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन सरकार नहीं छीन सकती है। क्यों नहीं छीन सकती है?
क्योंकि हमारा जो 7वां मूल अधिकार है यही तो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इनके बिना इन अधिकारों का कोई मतलब नहीं, इनके बिना इन सारे मूल अधिकारों का कोई मतलब नहीं है। जब हमारे किसी भी मूल अधिकार का हनन करती है कोई संस्था, सरकार या कोई व्यक्ति के द्वारा भी, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट सीधे कहां जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, है ना, ये हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, एससी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। ये हमारे मूल अधिकारों को का संरक्षण प्रदान करती है। हम वहां पर 5 प्रकार के रीट दायर कर सकते हैं कि हमारा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे मौलिक अधिकार का संरक्षक है वो। तो ये कौन सा आर्टिकल देता है, 32। मौलिक अधिकारों को जो हमें मिला मौलिक अधिकार वो हमारे पास रहे, कोई इसका हनन नहीं कर सके, इसके लिए आर्टिकल 32 है। इसीलिए इसको संविधान का हृदय और आत्मा डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया भारत में स्थापित हुई थी एक पार्टी। हालांकि इस पार्टी का बहुत ज्यादा आप नाम नहीं सुने होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा ये अस्तित्व में रही नहीं, क्योंकि जो संस्थापक थे उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये एक बहुत ही कह सकते अगर रह जाते कुछ दिनों तक तो भारत के नामी प्रतिष्ठित पार्टियों में से इनका भी नाम रहता। तो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? चारू मजूमदार, बी आर अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस या उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, बी आर अम्बेडकर ही इनके संस्थापक थे। जो इसके संस्थापक ऐसे अगर व्यक्तित्व हैं, उस पार्टी का चलना बिल्कुल जायज था। वो पार्टी आज इंडिया की प्रमुख पार्टियों में रहती, लेकिन इनका देहांत हो गया था। चलिए इस पार्टी के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। 1955 में, शायद हट जाता हूं, 1955 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के निवास स्थान पर ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, देखिए वो शेड्यूल कास्ट के थे, तो शेड्यूल कास्ट का उन्होंने फेडरेशन भी बनाया था, उनका संगठन था। तो उस संगठन का एक मीटिंग हुआ, कब हुआ? 1955 में, और अंबेडकर साहब भी मौजूद थे उसी में। और यहीं पर एक अखिल भारतीय पॉलिटिकल पार्टी बनाने का निर्णय लिया गया, क्योंकि इनका कांग्रेस से हमेशा टसन चलता था डॉक्टर अंबेडकर का। तो अखिल भारतीय रिपब्लिक पार्टी का गठन का निर्णय लिया गया, और इस पार्टी की आगे की रूपरेखा तैयार की गई। और यह पार्टी क्या हुआ? 1957 में 3 अक्टूबर 1957 को बन गई। कब बनी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया? 3 अक्टूबर 1957 को। ये पार्टी कब बने? 3 अक्टूबर 1957 को बन गई, और 1959 में इसका संविधान लागू हो गया। लेकिन आपको पता होगा डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु इसी बीच में, जब बैठक हुआ उसके जस्ट 1 साल के बाद 1956 में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु 1956 में ही हो जाती है, जिसके कारण जिस प्रकार प्लानिंग के साथ इसको आगे बढ़ना चाहिए, ये पार्टी बढ़ नहीं पाई। तो चलिए क्वेश्चन था इसके संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर अंबेडकर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है, यानी किस भाग में ये चीज कहा गया है कि भारत जो है ना अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का पक्षधर रहेगा, हमेशा इसको प्रोत्साहन देगा। ये संविधान के किस भाग में कहा गया? प्रस्तावना में, या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, या फिर मौलिक कर्तव्य में, या फिर 9वीं अनुसूची में? किसमें कहा गया है? ये कहा गया आपका राज्य के नीति के निर्देशक तत्व में, जो हमारे संविधान में आर्टिकल कहां से कहां तक? आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 के बीच हमारा क्या है? राज्य के नीति के निर्देशक तत्व है। इसी में जो आर्टिकल 51 है ना, इसी में ये वाला चीज लिखा हुआ है कि भारत अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को हमेशा प्रोत्साहन देगा। पूरी दुनिया में शांति रहे, सुरक्षा रहे, इसका भारत हमेशा पक्षधर रहेगा। ये हमारा कहा गया आर्टिकल 51 में। चलिए थोड़ा संविधान के जो नीति के निर्देशक तत्व है उसको आप देख लें। आप इसको देखें कि ये हमारा आर्टिकल 36 से स्टार्ट है। हमारा जो राज्य के नीति के निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो आपका 36 से स्टार्ट है, और इसी प्रकार 37, 38, 39 से लेकर लास्ट में आप जो लास्ट वाला आर्टिकल है 51, लास्ट में जो इनका प्रोविजन है 51, उस पर हम लोग चलते हैं, उसी से जुड़ा हुआ आपका प्रश्न है। तो देखिए 51 में क्या है हमारा? 51 में यहाँ पे क्या है दिख रहा है आपको? ये वाला अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। क्या लिखा? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, यानी ये आर्टिकल 51 में लिखा गया है राज्य के नीति के निर्देशक तत्व का ही एक पार्ट है। तो आंसर आपका क्या हो गया?
राजकीय नीति के निष्पक्ष तत्व में ये बात कही गई है। भारत हमेशा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का पक्षधर रहेगा। अगला है आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना से जुड़ा हुआ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्न में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? भारत का जो संविधान है, प्रियम्बल प्रस्तावना में कौन सा जो शब्द है यहाँ पर 4, उसका प्रयोग नहीं किया गया है? गणराज्य शब्द है, अखंडता शब्द भी है, इसके बाद संघीय ये नहीं है, संघीय शब्द प्रस्तावना में नहीं है, इसके बाद समाजवादी ये भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्या नहीं है? तो संघीय शब्द नहीं है। चलिए प्रस्तावना को देख लेते हैं ताकि आपका पूरी तरह क्लियर हो जाए। आप इन चीजों को इनको बहुत जगह देखे होंगे, ये संविधान की प्रस्तावना हमारे और बहुत सारी किताब के कह सकते हैं 1 से 2 नंबर जो पेज रहता है वहां आपको संविधान की प्रस्तावना मिल जाएगी। तो यही हमारा प्रस्तावना है, इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लें। क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए और बाद में जो है कि उसको जो कर सकते आत्मर्पित किया गया और संविधान को अपनाया गया, उसके बारे में लिखा गया है। लेकिन यहाँ जो चीजें थी क्या नहीं है, तो आप अगर एक बार क्वेश्चन पे आएंगे, फिर से एक बार क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। लिखा गया था क्या नहीं है, ठीक है? तो गणराज्य हम आपको दिखा देंगे। अभी गणराज्य था, अखंडता भी था, समाजवादी भी था। तो गणराज्य कहां पर है? आप इसे देख पा रहे हैं यहाँ पे, गणराज्य हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम भारत को लेकर भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, समाजवादी शब्द पहला आपको मिल गया, पंथ निरपेक्ष भी मिल गया, ठीक है? और इसके बाद अखंडता, अखंडता शब्द भी यहां मिल गया आपको, अखंडता भी मिल गया, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, गणराज्य भी मिल गया। क्या नहीं मिला? संघीय, कहीं भी यहां संघीय शब्द नहीं है, संघीय शब्द कहीं है नहीं है, इसीलिए आपका वो और था, अलग था, इसलिए उसको हम लोग टिक आउट कर लिया। आंसर आपका वही हो गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र को नए राज्यों का गठन का अधिकार देता है? जिस प्रकार झारखंड राज्य का भी गठन हुआ 2000 ईस्वी में, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो फिर तेलंगाना राज्य का गठन हुआ, तो ये किसको अधिकार है? केंद्र को। केंद्र में किनको? संसद को। तो ये कौन सा आर्टिकल है जो ये अधिकार उनको देता है? आर्टिकल 3, 4, 5 या 6। तो संविधान का अनुच्छेद कौन सा है जो कि संसद को या केंद्र को राज्यों का गठन करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 3। जैसे अभी कोई नया राज्य का गठन होगा तो इसी अनुच्छेद का प्रयोग करके नए राज्यों का गठन केंद्र करती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस गीत की रचना किसने की है? जो कि हमारे आजादी के दौर में जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उस समय काफी पॉपुलर था ये सॉन्ग, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और आज भी पॉपुलर है। ये किनकी रचना है? शाहिर लुधियानवी या फिर सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल, बहादुर शाह जफर। तो ये आपका सर मोहम्मद इकबाल की रचना थी, जो कि आपके जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण कवि थे और कह सकते हैं बहुत ही राष्ट्रवादी थे स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में जब कह सकते मुस्लिम लीग का गठन हुआ, धीरे धीरे इनका जिन्ना की ओर झुकाव बढ़ा और अंततः इन्होंने अलग पाकिस्तान की मांग में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1940 के रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? रामगढ़ कहाँ है आपका? रामगढ़, इस रामगढ़ की बात करें जो कि झारखंड में है ना, झारखंड का एक महत्वपूर्ण जिला है रामगढ़। तो आजादी के दौर में जब 1940 में जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तो कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ है वो रामगढ़ में हुआ था, झारखंड के रामगढ़ में। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे ये पूछा जा रहा है? जेबी कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, शेर महमूद या शौकत अली? तो जी हाँ, उस समय आपके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे। बी नंबर आपका आंसर रहेगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कांग्रेस में सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड भी इन्हीं का है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। लगातार 6 वर्षों तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। इसके बाद फिर अध्यक्ष का चुनाव हुआ ही नहीं कांग्रेस में, तो यही रह गए लगातार। अगला है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहां दिया था? गौतम बुद्ध ने
अपना पहला प्रवचन, जब उनसे कह सकते ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो उन्होंने पहला प्रवचन कहाँ दिया था? पहला प्रवचन कहाँ दिया? वैशाली में, बोध गया में, या फिर राजगिरी में, या सारनाथ में? तो सबसे पहला जो इन्होंने प्रवचन दिया था वो दिया था आपका सारनाथ में। इसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। इस घटना को जो उसने पहला उपदेश दिया ज्ञान प्राप्ति के बाद, इसको कौन सी घटना के नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। और ये कहां पे हुई थी? सारनाथ में। सबसे पहली बार वहां पर उन्होंने अपने उपदेश दिया, लोगों को सुनाया और अपने विचारों को वहां पर रखा। इसमें से किसको, ये जो 4 लोगों का नाम है, किसको भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी, या कह सकते हैं कि कौन सी, इसको घुमा के अगर पूछा जाए, कौन सी ऐसी कह सकते हैं महिला थी जिसे भारतीय क्रांतिकारी गुट, भारतीय जो क्रांतिकारी गुट था उसका लक्ष्मीबाई माना जाता है? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। यानी महिला होते हुए भी उन्हें क्रांतिकारी, जो कि जैसे भगत सिंह वगैरह थे, क्रांतिकारी गुट, ठीक है, क्रांतिकारी गुट में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक महिला होते हुए भी क्रांतिकारी, जहां पर अधिकतर मेल लोग थे, वहां पर इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और महत्वपूर्ण रोल अदा किया। कहां? विदेश में रहकर इन्होंने क्रांतिकारियों का काफी मदद किया था। तो कौन थे वो? किसको? भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी, है ना, क्रांतिकारियों की जननी कहा जाता है ना, क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है, ये भी वर्ड कहीं आपको मिल सकता है। किसे? भीखा कामा, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, या विजयलक्ष्मी पंडित? तो मैडम भीखाजी कामा, क्या होगा आंसर? मैडम भीखाजी कामा। इन्होंने विदेश में रहकर भारतीय क्रांतिकारियों की काफी मदद की थी। और याद होगा 1907 में इन्होंने पेरिस के स्टुटगार्ट में, जर्मनी के स्टुटगार्ट में जाकर विदेश में भारतीय तिरंगा को फहराया था। विदेश में फहराया था इसने, जर्मनी में 1907 में, जर्मनी के स्टुटगार्ट में। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है उसको जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था? वो मैडम भीखाजी कामा थी। चलिए अगला है, एक वर्ष के अंदर स्वराज की प्राप्ति किस आंदोलन का लक्ष्य था? गांधी जी का एक आंदोलन था जिसमें यह लक्ष्य तय किया गया था कि हम लोग अगर सही तरीके से चलेंगे तो 1 साल में हम लोग स्वराज प्राप्त कर लेंगे। 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति किस आंदोलन का लक्ष्य था? खिलाफत आंदोलन, या फिर गृह शासन आंदोलन? गृह शासन मतलब होम रूल, गृह शासन यानी होम रूल मूवमेंट जो चला था, तो उसका हिंदी क्या होगा? होम रूल यानी गृह शासन। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है गृह शासन, कंफ्यूज नहीं होना है, होम रूल मूवमेंट। तो किस मूवमेंट में चला था? खिलाफत आंदोलन, होम रूल आंदोलन, या फिर असहयोग आंदोलन, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? तो किस आंदोलन में ये लक्ष्य रखा गया? 1 साल में हम लोग स्वराज ले लेंगे, सिर्फ 1 साल में स्वराज ले लेंगे। तो ये आपका कब हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में, जो कि गांधी जी के नेतृत्व में चला था। इसी में ये लक्ष्य गांधी जी ने निर्धारित किया था, क्योंकि देखिए गांधी जी भी उसमें नए से राजनीति में आए थे यहाँ पर इंडिया में, और जोश रहता है, कोई भी काम जब नया करते हैं आपको काफी ज्यादा जोश रहता है। तो गांधी जी को भी लगा था, इतना जिस प्रकार लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिस प्रकार उनका सहयोग मिल रहा था, उनको लगा कि अगर हम इसी प्रकार असहयोग करते रहे 1 साल में अंग्रेज यहाँ से भाग जाएंगे। इसलिए उन्होंने यह तय कर रखा था 1 वर्ष में हम लोग स्वराज मिल जाएंगे। लेकिन मिला क्या? नहीं। हालांकि इसके बाद बहुत लंबा सफर तय करना, 1947 में हमें आजादी मिली, ठीक है, तो बहुत लंबा सफर रहा। तो चलिए ये था आप सभी के लिए 10 MCQ, जहां पे हम लोग हिस्ट्री और पॉलिटी से जो है प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया। और ऐसे ही एग्जाम फाइटर नंबर पे लगातार प्रैक्टिस सेट कम, अब इसको कह सकते हैं लेक्चर्स क्लासेस लगातार चल रही है। SST में आपको जैसे कि 60% लाना होता है ना, 60% रहेगा। हमारा टारगेट रहेगा कि आप ओवरऑल जो पास करना है आपको, तो आप SST में ही इतना अपना पेपर में ले आए कि बाद बाकी का आपको झंझट ही ना रहे। बाद बाकी पेपर में आप इसी में आप 50+ ले आए, है ना, 50+ आप ले आए अपने पेपर में ही, आपका जो सोशल स्टडी है उसी में। इस टारगेट के साथ तैयारी करें, बाद बाकी अब तो सेक्शनल पास करने का झंझट खत्म हो रहा है। तो आप इसी में भी इतने पकड़ बनाए, आप इसमें 50+ नंबर लाएं। तो टारगेट यही रहेगा। और इसके लिए आपको क्या करना है, जो प्रैक्टिस में करा रहा हूं उसको गहराई से आप करें, है ना। इस प्रैक्टिस के साथ जो मैं एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं, उनको जो डिस्कशन में, उनको भी अलग से आप नोट डाउन करें। क्वेश्चन यहीं से आएगा। कुछ लोग कहते हैं कि लेवल बढ़ाने की जरूरत नहीं है भाई,
आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना, जितना पढ़ना है उतना मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा पढ़ा देंगे और जो आपके एग्जाम्स में काम नहीं आएगा क्या फायदा। मैं उन्हीं चीजों को पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम्स में आएगा और बार बार आ रहा है। ये प्रीवियस ईयर आए हुए प्रश्न है, जितना भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ ये पूरे इंडिया का किसी भी स्टेट में अगर टेट का एग्जाम होता है उनका क्वेश्चन से ही। और आपको पता है झारखंड कॉपी कट टेस्ट में माहिर है। जिस प्रकार अभी जीएसएससी सीजीएल में क्या किया गया, एसएससी सीजीएल का पेपर को यहाँ टेस्ट कर दिया 2019 वाले को, इसी को लेकर विवाद है। तो आपको क्या लगता है टेट वाला क्वेश्चन लोग बैठ के बनाएगा, एक एक क्वेश्चन तैयार करेगा? नहीं करेगा। 2 गो एमपी से उठा लेगा, 2 गो बिहार का उठा लेगा, 2 गो यूपी का उठा लेगा, 4 गो प्रीवियस ईयर 2016 वाला उठा लेगा, ठीक है, और बना देगा क्वेश्चन। तो जो सेट बना के जाएगा, प्रीवियस ईयर बना के जाएगा, वो कम पड़ेगा आपसे लेकिन ज्यादा सही करके आएगा। तो वही टारगेट आपको ही बनाना है ना। स्मार्ट बनिए, अनाधुन पढ़ने से नहीं होता है, स्मार्ट तरीके से पढ़ने से काम बनेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।